ठीक है। केम छो क्या होता है? केम छो गुजराती में होता है ना, कैसे हो को गुजराती में बोलते हैं केम छो। शादियों में और मिलने जाना बंद कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अभी करते हैं शुरू। आप लोग थोड़े अपने कमेंट्स को आराम दें। सभी का गुड मॉर्निंग एक्सेप्ट कर लिया गया है, सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, स्वागत है। अब करते हैं अपने चैप्टर की शुरुआत। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन एक अरिथमेटिक का ऐसा चैप्टर है जिसपे बहुत सारे चैप्टर्स डिपेंड करते हैं, है ना। मतलब आप मान के चलिए कि लगभग 60% के आसपास चैप्टर्स डायरेक्टली रेशो से सॉल्व होते हैं, है ना। तो आपके जो भी चैप्टर्स होते हैं, लाभ हानि हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, समय कार्य, नल टंकी, है ना, समय दूरी, ट्रेन, नाव धारा, औसत, हर जगह इसकी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। एक परसेंटेज और एक रेशो है, ये दो चैप्टर से मैथ्स के हर चैप्टर जो है सॉल्व होते हैं, है ना। तो कोई फॉर्मूला, कोई एक्स मेथड, कोई लॉन्ग मेथड लगाने की जरूरत नहीं। परसेंटेज और रेशो को अच्छे से सीखिए, इसको मेन अपनी ताकत बनाइए, और उसके बाद आप देखिए हर चैप्टर आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए करते हैं शुरुआत एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से। देखो, रेशो का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि अनुपात का मतलब क्या, रेशो का मतलब क्या, है ना। तो जैसे कभी हम बोलते हैं कि एक्स रेशो वाई की वैल्यू जो है 2:3 है, 2:3 है। तो एक बात आप हमेशा याद रखें कि अनुपात का हमेशा मतलब होता है हिस्सा, अनुपात का मतलब होता है शेयर, टुकड़ा। ठीक है, तो कभी भी आपने अनुपात देखा तो वहां याद रखिएगा कि वहां पे इक्वल हर चीज, है ना, कोई भी एक चीज रहेगी उसके इक्वल पार्ट्स किए जाएंगे और अकॉर्डिंगली उसको बांटा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टॉफी है या एक चॉकलेट है ना, एक चॉकलेट है मेरे पास इतनी बड़ी। अब दो बच्चे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। तो मैंने सोचा चलो तुम जितने बड़े हो ना, बड़े को मैं थोड़ी ज्यादा टॉफी दूंगा, छोटे को मैं थोड़ी छोटी टॉफी दूंगा। तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें 2 और 3 के रेशो में डिवाइड करूंगा, है ना। सुनना बात ध्यान से। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर ये देखूंगा कि टॉफी ये है, मुझे 2 और 3 में बांटना है। मतलब पहले तो मैं इस टॉफी के 5 इक्वल पार्ट्स करूंगा, 5 बराबर टुकड़े करूंगा। तो मैंने इसके कर दिए 5 बराबर टुकड़े। अब छोटे वाले को कहूंगा कि तुम्हें इसके 2 पीस मिलेंगे, है ना। तो 2 पीस मैं छोटे वाले को दे दूंगा, तो 2 पीस छोटा वाला ले जाएगा। और बड़े वाले को मैं 3 पीस दे दूंगा, तो बड़े वाले को 3 पीस मिल जाएंगे। तो ये जो हमारी टॉफी थी ये 2:3 में डिवाइड हो गई। तो किसी भी चीज के पहले हम इक्वल पार्ट्स करेंगे, उसके बराबर टुकड़े करेंगे, और फिर जिसको जितने हिस्से देना है उस हिस्सों में उसको हम बांटेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि 15,000 रुपए मेरे पास है जो मुझे एक्स और वाई को देना है, और किस रेशो में देना है, 2:3 में देना है ना। तो पहले मैं देखूंगा कि अच्छा 15,000 रुपए हैं, 3 और 2 है। तो पहले तो 15,000 को 5 हिस्सों में बांटेंगे, 5 पीसेस करेंगे। तो आपको इस चैप्टर में हमेशा 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि एक बराबर क्या, 1 की वैल्यू क्या। 5 से कैंसिल करेंगे तो एक की वैल्यू 3,000 आ जाएगी, और अगर एक की वैल्यू 3,000 है तो 3,000 का एक बार डबल करोगे तो 6,000, और 3,000 का एक बार ट्रिपल करोगे तो 9,000। तो इस हिसाब से 9,000 रुपए वाई को मिल जाएंगे और 6,000 रुपए एक्स को मिल जाएंगे, है ना। अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मैं जस्ट आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता रहा हूं कि क्या चीजें यहां पे वर्क करती हैं। तो पहले आप देखेंगे, अब यहां पे मान लीजिए 3 लोग आ जाएं, आपसे कहा जाए कि भैया ए बी सी 3 लोग हैं, है ना, उनका रेशो 1:3 है, और उनके बीच में अब मुझे 15,000 बांटना है। तो अब मैं देखूंगा कि अच्छा 15,000 बांटना है, 1 + 2 + 3। पहले मैं इसके 6 बराबर भाग करूंगा, 6 टुकड़े करूंगा, फिर 6 टुकड़े में उनको हम बांटेंगे। डन है, क्लियर है। चलो, तो यहां पे इतनी बात हो गई।
दूसरी बात आप याद रखिएगा कि कभी भी एक्स और वाई आपको दिया रहे, लेट से 3:2 है, तो आप इसको बटे में भी लिख सकते हो। रेशो को आप हमेशा अपॉन में लिख सकते हो, तो 3:2 है तो आप इसको 3/2 लिख सकते हो, है ना। ये एक बहुत बेसिक बात है जो आपको पता होगी। तो अब इसके आगे हम चलेंगे, अनुपात हो गया, समानुपात हो गया, रेशो, प्रोपोर्शन, काफी सारी चीजें जिसको हम बार बार अच्छे से यहां पे समझेंगे, है ना। तो अब हम चलते हैं आगे जरा कंसेप्ट्स पर, और मैं आपसे आखिरी बार आपको अच्छे से प्यार से समझा रहा हूं कि बेवजह के कमेंट मत करो, अच्छे से चुपचाप पढ़ो, नहीं तो मुझे फोर्सफुली कमेंट्स बंद करने पड़ेंगे, है ना। क्या चल रहा है आपको उससे कोई मतलब ही नहीं रहता है, पता नहीं कहां कहां की बातें करते रहते हो, तो फिर बेवजह करोगे तो या तो ब्लॉक हो जाओगे या पूरी क्लास का कमेंट फोर्सफुली बंद करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, सब आ गए, अब कोई गुड मॉर्निंग करने की जरूरत नहीं है, पढ़ो अब चुपचाप। हाँ, देखिए, पहला हमारा कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 1, ए और बी का रेशो, बी और सी का। ए और बी का रेशो, बी और सी का रेशो, इन्हें मर्ज करके हमें कुछ एक बनाना है ना, एबीसी में बनाना है। इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, जो सबसे अच्छा तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ए और बी का रेशो हमें दिया हुआ है 3:5, बी और सी का रेशो हमें दिया हुआ है 2:3, और हमें इन सबको मर्ज करके क्या बनाना है, ए बी सी। ठीक है, तो पहला नियम यह होता है कि आप इन्हें तभी मर्ज कर सकते हो जब कोई एक इंसान दोनों तरफ कॉमन होगा। मैं हमेशा इसमें एक उदाहरण देता हूं जो आपको एक बार में सीधा दिमाग में बैठेगा, और वो है शादी ब्याह वाला, है ना। आप समझिए कि ये लड़कों वालों का परिवार है, ये लड़की वालों का परिवार है ना। कोई ना कोई एक सदस्य जरूर ऐसा होता है, एक रिश्तेदार अपना ऐसा जरूर होता है जो दोनों तरफ क्या होता है, इधर से भी कुछ उनका रिलेशन रहता है, उधर से भी कुछ रहता है ना। या जिसको हम बोल सकते हैं मध्यस्थ, उसका होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास ए बी है, बी सी है, तो कोई ना कोई एक मध्यस्थ जरूर होगा जिसके कारण ये शादी हो पाएगी, है ना, जिसने दोनों परिवारों को क्या करा होगा, मिलाया होगा। तो यहां पे वो काम कौन कर रहा है, यहां पे वो काम बी कर रहा है। ठीक है, अब आपको सोचना यह है, आप बोलोगे सर यहां पे भी बी है, यहां पे भी बी है, लेकिन ये तो गलत है, यहां बी को 5 बोल रहे हैं, यहां बी को 2 बोल रहे हैं, जब एक ही इंसान है तो दो नाम कैसे, ये तो गलत है। तो आपको क्या करना है, उसको एक जैसा बनाना है। देखो, एक बेसिक लॉजिक ये बोलता है कि यहां पे ये 5 है, यहां पे ये 2 है, तो 5 है, इसको 2 से गुणा में कर दूंगा, इसको अगर मैंने 2 से गुणा कर दिया तो ये 10 बन जाएगा, और यहां 2 है, इसको 5 से गुणा कर दिया तो भी ये 10 बन जाएगा, समझना, है ना। तो 2 का गुणा करा तो ये 6 बन गया, ये 10 बन गया, 5 का करा तो ये 10 हो गया, और ये 15 हो गया। अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि बी दोनों जगह क्या है, बी दोनों जगह 10 है, और अगर वो इंसान दोनों जगह सेम हो रहा है तो अब आप आराम से एबीसी का रेशो बता सकते हो कि ए कितना है, 6 है, बी कहीं पर भी हो वो 10 ही रहेगा, और सी कितना है, 15 है। तो ये तो मैंने आपको एक छोटा सा लॉजिक बताया कि हम मर्ज किस आधार पे करते हैं, समझ में आ रही है बात। लेकिन इसका एक और तरीका है, और वो क्या है, वो सीखिए। तरीका है ए बी सी, रेशो कितना है, 3 और 5 है, यहां रेशो कितना है, 2 और 3 है ना। तो आप ऐसा करिए, जो खाली जगह होती है ना, उस नंबर को खिसका दो। यहां 5 है तो यहां 5 लिख दो, यहां 2 है तो यहां 2 लिख दो, यहां 5 है तो इधर 5 गया, यहां 2 से यहां 2 गया। तो देखो, 3 का दुगना कर दो 6, 5 का दुगना कर दो 10, 5 का 3 गुना कर दो 15, ये आपका एबीसी बन गया। आंसर कितना आ जाएगा, 6 10 15, 6 10 15। आ रही बात समझ में, है ना। तो जो, अच्छा ऐसा नहीं कि हमेशा बी ही कॉमन होगा, कभी कभी सी कॉमन हो सकता है। जो व्यक्ति दोनों तरफ कॉमन होगा उसको बीच में रख देना, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो दोनों में कॉमन है उसको बीच में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। एक सवाल और करते हैं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, 6,300 मुझे एक्स वाई जेड में बांटना है, तो एक्स और वाई का रेशो दिया हुआ है 7:5, और y और z का रेशो दिया हुआ है
4:3। और इससे मुझे क्या बनाना है, इनसे मुझे बनाना है एक्स वाई और जेड, तब जाके 6,300 रुपए बटेंगे, है ना। उसको बाद में देखते हैं, पहले अनुपात को सही करते हैं। तो देखिए एक्स और वाई है 7:5, वाई और जेड है 4:3, इनका बनाइए रेशो। ये 5 है तो साइड में 5, ये 4 है तो साइड में 4, तो ये बन जाएगा आपका 28, ये बन जाएगा आपका 20 और ये बन जाएगा आपका 15। अगर सारे नंबर्स किसी और नंबर से कैंसिल हो सकते हैं तो करना है, नहीं हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है ना। इससे ज्यादा ये शॉर्ट नहीं हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि पैसा कैसे बढ़ता है। तो पहले मैं देखूंगा कि मुझे 6,300 रुपए बांटने हैं, हाँ या ना, है ना। अच्छा, इस हिस्सों में बांटना है तो पहले देखेंगे कि टोटल कितने हिस्सों में बांटना है, तो इनका करेंगे टोटल। तो 8 5 13, 2 4 5 और 1 6, इन तीनों का योग आ रहा है 63। मतलब मुझे इसके 63 बराबर हिस्से करने पड़ेंगे, तो हर हिस्से की वैल्यू 100 रुपए आएगी। आपको हमेशा 1 की वैल्यू निकालना है ना भाई। 28 + 20 + 15, टोटल 63 टुकड़े हुए, 63 हिस्से हुए। तो 63 से भाग देंगे तो एक हिस्से की वैल्यू 100। तो आपसे पूछा है बताइए y को कितना मिलेगा, तो हम कहेंगे कि सर एक हिस्से की वैल्यू 100 है, तो y के पास तो 20 हिस्से हैं, तो एक की वैल्यू 100, तो 20 की कितनी, तो हमारे y वाले जो भैया हैं इनको कितना पैसा मिलेगा, 2,000 मिलेगा। बी आपका आंसर है। क्लियर है? यस। चलो समझ गए, है ना। 5 यहां है तो यहां भी, 4 यहां है तो यहां भी, 7 4 जा 5 × 4 5 × 3, इनका टोटल 63। तो जो भी पैसा होगा उसको पहले टोटल से भाग देंगे, और हमेशा इस चैप्टर में आपको 1 की वैल्यू निकालनी है। एक बराबर क्या, ये अभी सब सीखोगे, ज्यादा भी टेंशन नहीं लेना। ऐसा होगा तो क्या, वैसा होगा तो क्या, अभी ये सोचो ही मत, क्या क्या होगा मैं सब करवाऊंगा, है ना। तो आप अभी डाउट मत लाओ दिमाग में ना, ऐसा कोई कंडीशन सोचो सर ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे, जो जो होगा सारे प्रश्न आएंगे, चिंता ही ना करो। जो पढ़ा रहे हैं बस उसको अच्छे से सुनो। ठीक है, चलिए अगला, इसको अब हम करेंगे। 3600 रुपए की धनराशि सीमा कोमल रीता में बांटनी है ना। 1.5 और 2 के अनुपात में, रीता के हिस्सों का अनुपात 2 2.5 है, तो रीता का हिस्सा ज्ञात करिए। मुझे एक बात बताइए कि सीमा और कोमल का रेशो क्या है, तो इनका रेशो आप कहोगे कि सर 1.5 और 2 है, ठीक है। कोमल और रीता का हिस्सा क्या है, तो कोमल और रीता का हिस्सा है 2 और 2.5, ठीक। इनको मिला के मुझे कुछ एक बनाना है, और बनाना है 3600। कितना बनाना है मुझे, 3600 में पैसे बांटने हैं। चलो अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, कभी भी अनुपात दशमलव में या भिन्न में नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे गलत हो जाएगा यार कि दशमलव आ गया, भिन्न आ गया, ऐसे 2/3 आ गया, तो गलत नहीं होगा एक्चुअली। उसको हमें पूर्णांक में बदलना पड़ेगा, है ना, उसको एक प्रॉपर संख्या में बदलना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, दशमलव हटाओगे, क्योंकि ये तो बड़े आसान है। आप अगर सबको दुगना कर दो, देखो 1.5 का दुगना 3, 2 का दुगना 4, 2 का दुगना 4, 2.5 का दुगना 5, दशमलव हट गया, अपना काम हो गया, है ना। देखो दशमलव हटना चाहिए। अनुपात की एक अच्छी बात यह है कि आप किसी भी संख्या का गुणा कर दो, कितनी भी बार कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस किसी एक संख्या में करोगे तो बाकी में भी करना पड़ेगा, जो जो उस अनुपात का हिस्सा है ना। अब यहां पे आप एक बात देखिए, मैं आपसे बोलूंगा तीनों का रेशो बताओ, सीमा का बताओ, कोमल का बताओ और रीता का बताओ। तो देखो यहां पे आप देखो तो कोमल की वैल्यू दोनों जगह 4 है,
तो आपको मर्ज करने की जरूरत ही नहीं है। जो कॉमन बंदा है वो दोनों में पहले से सेम है। तो सीमा की वैल्यू 3 है, कोमल दोनों तरफ ही 4 है, और रीता की वैल्यू कितनी है? 5 है। हो गया। 5 4 9 और 3 12। तो पहले जो भी पैसा है 12 हिस्सों में बटेगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू 300 आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू 300 है तो बताइए रीता के पास कितना पैसा? रीता के पास, यानी आप 5 से गुणा करोगे तो रीता के पास 1500 रुपए होंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए 1500। आ रही है बात समझ में सभी को? वेरी गुड। ये ऑलरेडी सेम हो रहा था तो हमने कुछ नहीं करा। सेम नहीं होता तो फिर जैसे हम पहले करते आए थे वैसे करना पड़ता। ठीक है। ठीक है, चलो अब सुनिए कंसेप्ट नंबर 2। अभी आपने ए बी और बी सी को मर्ज करा, अब सी डी और आ जाएगा। चार चार चीजें आ जाएंगी। कैसे होंगी इसको समझते हैं, है ना। जैसे आप देखें ए और बी का अनुपात, है ना, फिर बी और सी का अनुपात, फिर सी और डी का अनुपात। ध्यान से सुनना, ए और बी का रेशो कितना है? तो इनका रेशो है 2:1। बी और सी का रेशो कितना है? तो इनका अनुपात है 3:1। सी और डी का रेशो कितना है? तो इनका अनुपात है 4:1। ठीक है भाई, यहां पे ए बी और बी सी में बी कॉमन, बी सी और सी डी में सी कॉमन। अब मैंने आपको पिछली बार ही कहा था हम एक ही बार में आंसर इसका ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? आप चारों कंडीशंस को एक साथ कर सकते हो। जो खाली जगह है बाजू वाला नंबर खिसकेगा। अगर यहां एक है तो यहां भी एक, यहां भी एक, यहां एक है तो यहां एक कर दो, है ना। यहां 4 है तो यहां 4, यहां 4, यहां 3 है तो यहां 3। देखो आप ध्यान से, समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहां एक था तो इनके नीचे एक लिख दिया, इसके बाजू में एक, इसके बाजू में 3, इसके बाजू में 4। अब आपको सिर्फ सबका गुणा करना है। तो देखिए 4 तिया 12 का दुगना आ गया 24, 4 का 3 गुना 12, 1 कम 12, 4 गुणा 1 गुणा 1, और 1 का गुणा 3 बार करेंगे तो 1। तो आंसर कितना आएगा? 24 12 4 1, 24 12 4 1। ए वाला इज द आंसर। ठीक है जी। करेक्ट, सीधी सी बात है, जो खाली नंबर है उसके बाजू वाला खिसकेगा। सिंपल। हम्म, ठीक है, डन है। चलो और आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर 3। अब यहां से आपका आता है समानुपात, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शन, समानुपात। क्या मतलब होता है समानुपात का? सुनिएगा। देखो जैसे मेरे पास है ए रेशो बी और सी रेशो डी, है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो अनुपात का संबंध। भाई अनुपात मतलब दो संख्याओं का संबंध, या तीन संख्याएं, कितनी भी संख्याएं हो सकती है। संख्याओं का संबंध अनुपात कहलाता है, और अनुपातों का संबंध समानुपात कहलाता है। समझ में आ रही बात? यहां आप देखिए, ये अपने आप में एक अनुपात है, ये अपने आप में एक अनुपात है ना। तो अनुपात अनुपात के संबंध को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं समानुपात, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। ठीक है जी, प्रोपोर्शन। तो A इंटू डी और B इंटू सी, ये आ गया। तो ये आपका एक रूल बन गया, एक नियम बन गया। ठीक है, A को हम कहेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, B को कहेंगे सेकंड प्रोपोर्शन, C को कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शन,
और डी को कहेंगे फोर्थ प्रपोर्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ए मतलब प्रथम अनुपाती, बी मतलब द्वितीय अनुपाती, सी मतलब तृतीय अनुपाती और डी मतलब चतुर्थ अनुपाती। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, है ना। अब देखिए, अभी इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, मैं आपको एक बेसिक बात बता रहा हूं। मैंने कहा कि 5:15 हो तो 9 क्या होगा? ठीक है, तो लॉजिक ये बोलता है कि जो संबंध इधर है वही इधर होना चाहिए। भाई मुझे दिख रहा है कि 5 और 15 का ये 3 गुना है, तो यहां 9 का 3 गुना कितना आ जाएगा? 27। तो आंसर आ जाएगा 27, 27। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि 5 और 15 में अनुपात है 1:3 का, तो 9×3 = 27, 9 × 1 = 9, 9×3 = 27। इनमें भी संबंध कितने का आएगा? इधर भी 1:1 है, इधर भी 1:1 है, तो 1:3 है, तो उधर भी 1:3 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको देखो जरा, यहां पे है 12:30, तो 28 क्या? तो या तो लॉजिक लगा लो कि यहां क्या चल रहा है, तो अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो यहां पे चल रहा है 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स। तो आप इसका भी 2.5 गुना कर दीजिए, 28 का दुगना 56 और 14 हो जाएगा 70, 70 आंसर आ जाएगा। और जब आप ऐसे दिमाग ना लगा पाओ कि सर समझ ही नहीं आ रहा कितना गुना है, तो उसी के लिए ये नियम बना है, ए इंटू डी, बी इंटू सी। ठीक है जी, तो ए की वैल्यू कितनी है? 12। डी हमारे पास है क्या? नहीं है। बी की वैल्यू कितनी है? 30। और सी की वैल्यू कितनी है? 28। क्लियर है? तो डी बराबर 28 का 3 गुना कर दोगे तो 840/12, है ना, और 12 × 7 हो जाता है 84। तो आपका प्रश्न का सही जवाब क्या होता है जी? 70, 70। क्लियर है? ओके, डन। हम्म तो ऐसे आप यहां करोगे, ऐसे दिमाग मत लगाना कि 12×2 = 24 + 6 तो 28×2 = 56 + 6, ऐसा रीजनिंग में होता है। रीजनिंग में जो सीरीज आती है ना, वहां ऐसा करते हैं, यहां नहीं। यहां पे प्रॉपर चलेगा, समानुपात का सिस्टम चलेगा। ठीक है, चलो, सभी को समझ में आ गया? डन है एकदम। इसको हम कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, इसको कहेंगे सी, इसको कहेंगे डी। तो ये हमारा नियम है, ए की जगह 12, डी की जगह डी या एक्स कुछ भी लिख दो, बी की जगह 30 और सी की जगह 28। तो कैलकुलेट करेंगे, काटापीटी करेंगे, 70 आंसर आएगा। इसका आंसर आप लोग बताइए। हम्म देखो, समानुपात में संख्याएं कुछ भी हो, लेकिन जब उनको हम काटेंगे तो अनुपात सेम आएगा। हम्म अच्छा जी। गुना का पता कैसे चलेगा? कैलकुलेशन अच्छा होगा तो आपको गुना का पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए, आपको फिर से डी निकालना है, तो हमारा सूत्र होता है ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। वैसे यहां पे क्या हो रहा है? 1.5 गुना हो रहा है। 16 का 1.5 में गुणा करोगे तो 24, 15 का 1.5 में गुणा करोगे 22.5, या फिर ए हमारे पास 16 है, डी हमारे पास नहीं है, बी की वैल्यू 24 है और सी की वैल्यू 15 है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपका 24 × 15/16। इसको हल कर लेंगे। 8×2 = 16, 8×3 = 24, 45, 45 का आधा 22.5, 22.5। डी आपका आंसर है।
ठीक है, चलिए अगला सवाल। वर्ग मूलानुपात और एक घन मूलानुपात दो चीजें होती हैं, ये आपको थोड़ी सी सिखाते हैं, है ना। लेकिन एक और आपको मैं बात बता रहा हूं, पहले वो थोड़ी सी सुन लो, फिर इनको हम करेंगे। जैसे कभी आपके पास से 1/2 अनुपात 1/3, तो याद रखना इनका होता है तिर्यक गुणा। ये 3 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर चला जाएगा, तो इनका रेशो एक्चुअल में क्या होगा, 3:2, है ना। कभी भी इस प्रकार से भिन्न में है तो ये ऐसे चले जाएंगे। जैसे ये वाला है 1/0.64 और 1/0.81, तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो ये बनेगा 0.81 और ये बनेगा 0.64। कभी भी आपने देखा सब डुप्लीकेट या आपको वर्ग मूलानुपात बोला है, मतलब आपको इनके ऊपर वर्गमूल लगाना है। क्या लगाना है, वर्गमूल लगाना है। तो 81 किसका वर्ग होता है, 0.9 का, और 64 किसका वर्ग होता है, 0.8 का। 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो आपके पास यहां पे क्या बचेगा, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या अपन, 0.908। अरे वर्ग मूलानुपात है ना यहां पे। बताओ क्या आएगा, ऑप्शन गलत है क्या, 9 का वर्ग और 8 का वर्ग, ठीक है। हम्म, ऑप्शन गलत है, ठीक है, ऑप्शन गलत है। आंसर इसका कितना आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 9:8, 9:8, ये आएगा। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन को अपन साइड कर देते हैं, ठीक है। देखो एक होता है वर्ग अनुपात, अगर कभी आपसे कहेंगे वर्ग अनुपात तो उस केस में संख्या का वर्ग करते हैं, और अगर आपसे कहेंगे वर्ग मूलानुपात, ठीक है, वर्ग मूलानुपात, तो उस केस में संख्या का क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, ठीक है। चलो सही है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, 9:8, 9:8। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, अब घन मूलानुपात सब ट्रिप्लिकेट, मतलब आप समझ ही जाओगे। अब क्या करोगे, घनमूल लगाओगे, तो 1.728 और 2.197, है ना। देखो दशमलव के बाद 3 अंक हैं, दशमलव के बाद 3 अंक है, कट जाएंगे, तो आपके पास कुल मिला के बचेगा 1728 और 2197। और क्योंकि घन मूलानुपात है तो आप इनके ऊपर घनमूल लगा दोगे, तो जल्दी से बता दो क्या आएगा, 1728 और 2197 का क्या आएगा। वेरी गुड, ये 12 का घन होता है और ये 13 का घन होता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12:13, ऑप्शन बी, ठीक है। देखो ऐसे ऑप्शन हो नहीं सकते, क्योंकि अनुपात की खासियत होती है दशमलव जितने होंगे वो सब एडजस्ट हो जाएंगे और सॉल्व हो जाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लीजिए आपके पास लिखा है 2.5:4, तो इसका दशमलव हटाने के लिए दुगना कर देंगे तो ये 5 बन जाएगा, इसका दुगना कर देंगे तो ये 8 बन जाएगा। ऐसा हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो पा रहा, भाई ऐसा हो जाए कि 2.44 का अनुपात 8 से बताइए, अब क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना है, हम यहां पे करेंगे कि 2.44 को 244/100 लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक, बराबर में इधर अनुपात में कितना आ रहा है, अनुपात में आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये 8 का गुणा इसमें होगा, तो 244 में ये हो जाएगा 800, 4 से कैंसिल होके अनुपात बना दोगे, 4 × 6 24 और 4 दूनी 8, ये बन गया। तो ऐसा भी ये हो सकता है
है ना, सिंपल बात है। या फिर अगर दोनों तरफ है, जैसे मान लो इन्होंने कहा कि 1.2 और 1.3, तो एक्चुअल में ये क्या है, ये है 12/10 और ये है 13/10। 10 से 10 कट जाएगा तो बनेगा तो 12 और 13 ही ना, तो दशमलव एक्चुअली गलत होगा। ऑप्शन ऐसे आएंगे भी तो हमें टिक नहीं करना है, अगर वो सॉल्व हो रहे हैं तो उन्हें करना है। ठीक है, चलिए अगला है मध्यानुपाती कंसेप्ट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मध्यानुपाती, इस पर जुड़े हुए कई सवाल आते हैं। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन, है ना। होता क्या है, एक फैक्टर दोनों तरफ होता है कॉमन। जो संबंध ए और बी में है वही संबंध बी और सी में होना चाहिए, है ना। बी मध्यानुपाती जब भी सुनो तो बी दोनों तरफ रहेगा कॉमन। ठीक है, बिल्कुल, जो करेंगे बोथ साइड करेंगे, बिल्कुल ठीक है। बी दोनों तरफ कॉमन रहेगा तो ये बनेगा ए अपॉन बी और ये आ जाएगा बी अपॉन सी, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये इधर जाएगा तो बी और बी का गुणा बन के बनेगा बी का वर्ग, ए और सी का गुणा बन के होगा ए इंटू सी। ये बन गया आपका एक रेशो, बी का वर्ग बराबर ए गुणा सी। क्लियर है, इतनी बात आप समझ गए। अब यहां पे ये जो ए होता है इसे बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, यानी प्रथम अनुपात। बी को बोलते हैं, बी को यहां कहते हैं एक्चुअल में मध्यानुपाती या सेकंड प्रोपोर्शन, है ना, या मीन प्रोपोर्शन। और सी क्या होगा, यहां पे थर्ड प्रोपोर्शन होगा, तृतीय अनुपाती होगा। क्लियर है, चलिए अब जैसे यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है ना, आपसे कहा गया है मध्यानुपाती बताइए। तो जैसे ही सुनो आपको पता है कि बी का वर्ग बराबर ए गुणा सी, है ना। यहां पे ये आपको निकालना है बी, मध्यानुपाती मतलब बी, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो किसी को भी ए मान लो, किसी को भी सी मान लो, होना तो दोनों का गुणा ही है ना। तो बी बराबर, बी का वर्ग बराबर 0.16 और 0.4। और आपको पता है कि अगर वर्ग हटेगा तो सामने वाले पे वर्गमूल लगेगा, तो 16 और 4 हो जाएगा आपका 0.064, क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है ना। और 64 किसका वर्ग होता है, 8 का, लेकिन दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो बाहर 2 अंक निकलेंगे, तो आंसर आएगा 0.08, 0.08। ए इज द आंसर, 0.08। ये होता है मध्यानुपाती, मीन प्रोपोर्शन। आया, ठीक है जी, आगे बढ़िए। ये एक अच्छा सवाल है, इसमें दो दो सवाल हैं एक्चुअल में, पढ़ो फिर अपन लोग मिलकर करेंगे। इनको किसी और मेथड से नहीं कर सकते क्या, नहीं अनिल जी, इसी से करना है, सिंगल मेथड है इनकी। कई लोग हो सकते हैं जिनको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप जब एक बार अभी पढ़ो और एक बार रिवीजन करना, आ जाएगा समझ में। आप अगर बहुत लंबे गैप के बाद पढ़ रहे हो या आप पहली बार पढ़ रहे हो तो दिक्कतें आती हैं, आपको एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता है, आ जाएगा समझ में। क्योंकि ये चीजें बहुत कठिन नहीं है कि इनमें समझ में ना आने जैसा कुछ हो, लेकिन अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, है ना। अभी हम एकदम बच्चों वाली चीजें कर रहे हैं, है ना, बहुत ही बेसिक चीजें कर रहे हैं, अभी ये कठिन चीजें नहीं है। बी नहीं दिया है तभी तो बी को निकाला है, हाँ बिल्कुल। एक बार और देखना, मस्त समझ में आएगा, है ना। 14.4 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती का अनुपात और 5 और 4 का तृतीय अनुपात क्या होगा। दो दो प्रश्न है,
हम इनको अलग अलग हल करेंगे, सुनिएगा। पहले बोला है 14.4 और 3.6 का मध्यानुपाती, यानी ए को अगर मैं 14.4 मानूं, सी को 3.6 मानूं, तो मध्यानुपाती निकालना है। तो बी का वर्ग बराबर ए गुणा सी, अब भी बताया था, है ना। तो वर्ग हटेगा, वर्गमूल लगेगा, तो बी बराबर देखो 144 गुणा 36, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो बटे में 100 लगा लेते हैं ताकि आपको आसान दिखने लगे। तो ये क्या हो जाएगा, 144 होता है 12 का वर्ग, 36 होता है 6 का वर्ग, 100 होता है 10 का वर्ग। तो ये बन गया भैया 72/10। इतना रहने दो, या इसको हम 7.2 7.2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, उधर चलो। 5 और 4 का तृतीय अनुपाती बताओ। मतलब ए माना जाएगा 5, बी माना जाएगा 4, और तृतीय अनुपाती थर्ड प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, सी को। सी निकालना है। इस बार मध्यानुपाती दिया है तो अपना सूत्र क्या होता है, बी का वर्ग बराबर ए गुणा सी। अब मुझे अगर सी निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए का भाग दे देंगे, सी यहीं रह जाएगा। तो बी का वर्ग यानी 4 का वर्ग 16, और ए कितना है 5 है। इससे ज्यादा हल मत करो, ये सी आ गया, है ना। लेकिन अभी भी प्रश्न पूछने वाला यहां नहीं रुका है, वो बोल रहा है दोनों का अनुपात बताओ, है ना। आपने जो दोनों हल करे उनका अनुपात बताओ। तो देखो कैसे निकालेंगे। ये कितना है हमारे पास, ये है 72/10, और ये कितना है, ये है 16/5। हाँ या ना, इतनी बात समझ गए। अब आगे सुनिए, मुझे बताओ कि 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 36 बार, तो ये आ गया 36/16। ये और कट सकते हैं, किससे कट सकते हैं, 4 से। तो 4 से कैंसिल होगा 4 × 9, 4 से कैंसिल होगा 4। तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, फाइनल आंसर आएगा 9:4। देखो मैंने पहले ही कहा था कि ये अपने आप में दो प्रश्न हैं। इसको हल करा तो मध्यानुपाती आया, इसको हल करा तो तृतीय अनुपाती आया। फिर इसने कहा इनको हल करने के बाद जो आएगा उनका अनुपात बताओ, तो फिर हमने उनका अनुपात निकाला, है ना भाई। इसको हल करा तो कितना आया 72/10, 72/10। इसको हल करा तो कितना आया 16/5। फिर काटापीटी करी तो अंत में कितना आया 9:4। ये आपका आंसर है। आया मजा। हम्म। हाँ, एक बार और बता देते हैं। देखो पहले वाले में कहा है कि 14.4 और 3.6 का मध्यानुपाती बताइए। मतलब आपको ए और सी दिया है, बी निकालना है। तो मैंने इनकी वैल्यू रखी, है ना। दशमलव के बाद 2 अंक थे, नीचे 100 आ गया। 144 बाहर निकलेगा 12 का वर्ग, 36 बाहर निकलेगा 6 का वर्ग, 72/10 ये आ गया। फिर बोला 5 और 4 का तृतीय अनुपाती बताओ। तो 5 मतलब प्रथम, 4 मतलब द्वितीय, तो सी मतलब तृतीय निकालना है। तो फिर हमने बी का वर्ग यानी 4 का वर्ग 16, ए की जगह रखा 5। फिर अब इन दोनों का अनुपात बताओ। तो 72/10 और 16/5, 5 से कैंसिल हुआ 2 बार, 2 से 36 बार, 4 × 9, 4 × 4। तो आपका आंसर कितना आया 9:4, 9:4। अब समझे। हम्म। कोई भी चैप्टर जब शुरू होगा ना तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आती है ना, ज्यादा अपने को टेंशन नहीं लेना है, समझना है, एक बार रिवीजन करना है। हम पहली बार ये सारी चीजें अगर पढ़ रहे हैं तो हर किसी को दिक्कत आएगी, अगर आप इंसान हैं तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो उसको टेंशन लेके नहीं करना है कि ये क्या हो रहा है, सबके साथ होता है, लेकिन समझ में आने लगेगा। चिंता करने से कुछ नहीं होगा, है ना। अच्छे से समझदारी के साथ जो है आगे बढ़ो, सब समझ में आएगा। ये सारे सवाल मैं अच्छे आपको लेवल के करवा रहा हूं, ये सब मैथ्स फाउंडेशन में मैं करवाता था। ये सब सीजीएल, एसएससी, सीजीएल मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रहा हूं। इसलिए थोड़ी तकलीफ तो आएगी, लेकिन समझ गए ना एक बार तो आप क्या बन जाओगे, आपको अंदाजा नहीं है इसका। हम्म।
ठीक है। और ये कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूं, ये कोई लेवल की चीजें नहीं है। अभी अभी आपको लेवल का मतलब नहीं पता, अगर ये कठिन लग रहा है तो। मीन प्रोपोर्शनल यही होता है, बिल्कुल। हाँ, चलिए, यहां पे गजब का प्रश्न है। आपसे कहा गया है 2145 का अनुपात x से जो संबंध है वही 3003 का 42 से है। इसको हल करने पे कुछ ना कुछ आएगा। फिर वो पता है क्या बोल रहे हैं कि इसको हल करने के बाद बताओ कि 2508 और y11704 क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये सीजीएल मेंस का आया हुआ रियल प्रश्न है ना। लेकिन जिस प्रकार से अभी माहौल बन रहा है परीक्षाओं का, तो हम ऐसे प्रश्न करेंगे, करने चाहिए, ताकि एक फील हमें मिले, थोड़ा लेवल पता चले। और कोई दिक्कत नहीं है, समझ अगर समझाया जा रहा है तो चीजें समझी जा सकती है, आ जाएंगी समझ में, है ना। अब यहां पर आप देखिए कि इन्होंने संख्याएं जानबूझकर ऐसी दी हैं कि आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़े। लेकिन अगर कहीं प्रश्न कठिन है तो अधिकतर ये चांस होते हैं कि वहां कोई ना कोई लॉजिक काम कर रहा होगा, कुछ ना कुछ शॉर्टकट वहां काम कर रहा होगा, है ना। तो ऐसे प्रश्नों को हम हल करते हैं यूनिट डिजिट से। ठीक है, किससे हल करते हैं? इकाई अंक से, या कहा जाए तो यूनिट डिजिट से। अब क्या होता है वो समझना। हम एक्चुअल में आंसर नहीं लाएंगे, हम केवल आखिरी अंक का खेल खेलेंगे। यहां आखिरी में 2 है, यहां 0 है, यहां 6 है, यहां 6 है, चलो समझ लेंगे। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, ये समानुपात है। आपको पता है कि ए का गुणा डी में होता है, बी का गुणा सी में होता है, इन दोनों का गुणा बराबर इन दोनों का गुणा। तो मुझे बताओ, एक्स गुणा 3003 में इनका गुणा करेंगे तो 2145 गुणा 42, है ना। ए गुणा डी, बी गुणा सी, ये आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। अब ये मत बोलना है कहां से आया, है ना। ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वाला सिस्टम है, यहां मध्यानुपाती नहीं लग रहा है। चारों अलग अलग संख्याएं हैं तो चतुर्थ अनुपात लगेगा, दोनों संख्याएं कॉमन है तो मध्यानुपात लगेगा। ठीक है। अब सुनिए, यहां पे आप सोचिए, सिर्फ इकाई अंक देखिए। यहां पे इकाई अंक 5 है, यहां पे इकाई अंक 2 है। यहां पे जो भी संख्या होगी उसका इकाई अंक x होगा, और यहां पे इकाई अंक कितना है? 3 है। मुझे आप सिर्फ एक बात बताइए कि इनका गुणा करने पे 5 दूनी 10, यानी अंत में 0 आ रहा है। तो यहां पे मैं क्या रखूं कि इनका भी अंत में 0 आ जाए? तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब x की जगह ऐसी संख्या रखी जाए जिसके आखिरी में क्या आए? 0 आए, तभी तो 0 आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, बच्चों जैसे एकदम झटपटाना मत कि हे भगवान ये क्या हो गया, है ना, ऐसे हरकतें मत करना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और जितना फुल स्क्रीन पे पढ़ोगे उतना समझ में ज्यादा आएगा। जितने कमेंट्स रीड करोगे, कमेंट्स के चक्कर में रहोगे, आपको मैं नहीं सिखा सकता, है ना। फुल स्क्रीन पे पढ़ो, एकदम ऑफलाइन का फील आएगा, आपको लगेगा कि आप मेरे सामने ही बैठे हो, और समझ में तभी आएगा, ये ध्यान रखना, है ना। देखो, 5 का दुगना 10, यानी इधर 0 आ रहा है तो इधर भी 0 लाना पड़ेगा। तो इधर 0 कब आएगा? जब कोई संख्या 3 है तो 3 के साथ 0 तभी आ सकता है जब आखिरी में 0 आए। मतलब x जो भी संख्या होगी, x जो भी संख्या होगी उसके आखिरी में 0 आएगा ही आएगा। हमने ये पता लगा लिया, है ना। अब बात देखो आगे, ये हो गया अपना एक काम, है ना। x की वैल्यू क्या मिल गई? 0। यहां पे जो संख्या आएगी उसके आखिरी में 0 है। अच्छा, यहां पे क्या होगा? इनका गुणा और इनका गुणा बराबर होगा, तो 2508 गुणा y और x गुणा 11704, है ना। देखो, यहां 8 है और y मुझे पता नहीं। x जो भी संख्या है उसके आखिरी में 0 आएगा, और यहां आएगा 4। 4 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा।
अब 8 का गुणा किससे करें कि 5 आ जाए, सॉरी 0 आ जाए। अगर मुझे 0 लाना है तो दो ऑप्शन है। देखो 8 का गुणा अगर 5 में किया जाए तो 8 पंजे 40 होता है। 8 का गुणा अगर 0 वाली संख्या से करें तो 0 होता है। मतलब जो भी आंसर आएगा उसके आखिरी में या तो 5 आएगा या आखिरी में 0 आएगा। आखिरी में या तो 5 आएगा या आखिरी में 0 आएगा। इसके आखिरी में ना 5 है ना 0 है, यहां 5 0 नहीं है, यहां 5 0 नहीं है, यहां 0 है। मतलब मुझे पता चल गया भैया y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 140 है, 140। आया समझ में? ऐसे हल करेंगे, ईमानदारी मत दिखाना, बेहोश हो जाओगे। इनका गुणा करके भाग दोगे, एक्स का मान निकलेगा, उसको रखोगे। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने में ही अपना सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। दिमाग लगाना है, मेहनत करनी है, लेकिन स्मार्ट वाली मेहनत करनी है, गधे जैसी मेहनत नहीं करनी है ना। तो आपने देखा कि यहां 0 आया, तो यहां 0 कब आएगा, जब 3 के साथ ऐसी संख्या का गुणा होगा जिसके आखिरी में 0 आएगा। तो x वो संख्या है जिसके आखिरी में 0 आएगा। तो x वो संख्या है जिसके आखिरी में 0 आएगा। यहां 4 है, इनका गुणा करने पे 0 आ रहा है। तो 8 का गुणा किससे करें कि 0 आ जाए, तो आखिरी में 5 होने पे भी 0 आता है, 0। लेकिन ये दोनों ऑप्शन कभी एक साथ आएंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकता, है ना। तो 8 गुणा 5, किसी भी संख्या के आखिरी में 5 नहीं है लेकिन 0 है। 140, 140 इज द राइट आंसर। दोनों ऑप्शन साथ नहीं आएंगे, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, बिल्कुल। चलो समझ में आया, बढ़िया। और जिसको अभी भी समझ नहीं आया, फिर आपको इस वीडियो को रिपीट करके 2-4 बार देखने की जरूरत है। ठीक है, एक ये सवाल है, लेकिन इसको हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये और फिर नेक्स्ट लेवल का है ना। कई लोग का अब दिमाग जो है काम करना ही बंद कर देगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, मजेदार है, कैलकुलेटिव सवाल है। और आपको बस मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। आप ऐप के माई कोर्सेज में जाएंगे, है ना। माई कोर्सेज में जाने के बाद आप जब अपने मैथ्स के फोल्डर में जाओगे, तो मैथ्स के फोल्डर में आपको सबसे पहले ऊपर दिखेगा कैलकुलेशन ट्रिक्स। इस कैलकुलेशन ट्रिक्स के अंदर मैंने वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, दशमलव, बोर्डमास, भिन्न सब पढ़ाया है। उनको अच्छे से देख लेना, तो आपको ये दिक्कत, छोटी मोटी ये दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कई लोगों को ना यही समझ नहीं आ रहा है कि 0064 को 08 क्यों लिख दिया। तो आप दशमलव वाला चैप्टर पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों लिखा। बेसिक्स अच्छा करिए। आप अब इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। मैंने तो और वीडियो दे दी है। ये किसी कोचिंग में, किसी स्कूल में, मतलब बड़े बच्चों को कोई नहीं सिखाता कि ये कैसे। ये माना जाता है कि आपको ये आता होगा, लेकिन मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को कुछ नहीं आता, स्कूल तुमने पढ़ाई करी नहीं है। तो मैं वीडियो दे चुका हूं, कैलकुलेशंस के सारे वीडियोस देखो, बेसिक अच्छे करो, ताकि आप ये छोटी छोटी चीजें ना पूछें। ये दशमलव वाला प्रश्न है, मैं बता रहा हूं, आप में से अधिकतर क्लीन बोल्ड होंगे, है ना। एकदम स्टंप जो है बाउंड्री के बाहर जाएगा, क्योंकि हमें एक तो आता नहीं। मैं बोलता हूं नहीं आता समस्या नहीं है। समस्या क्या है कि जो चीज आपको दी हुई है आप वो भी नहीं पढ़ते, है ना। तो गलत कब होगा कि जब चीज आपको दी हुई है, आपको कहा है कि इसको पढ़ना है, फिर भी नहीं पढ़ोगे। नहीं पढ़ोगे और फिर क्लास में रोते रहोगे कि ये कहां से आया, वो कहां से आया, तो तुम्हें पड़ेंगे डंडे, है ना। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तो रोना बंद करो, नहीं आता है उसको भूल जाओ, छोड़ो सब। अब जीरो से शुरुआत करो और सारी चीजों का अच्छे से सीखो। तो कोई समस्या नहीं है, पहले नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, अब मेहनत करो। पहले नहीं पढ़ा, अभी भी नहीं पढ़ना है, लेकिन सीखना सब है, तो फिर भैया आपका कुछ नहीं हो सकता, है ना। इसलिए मेहनत करिए, जो नहीं आता है, जो अपनी कमियां हैं उनको दूर करिए, और उसके लिए खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा। कोई चीज अपने आप इस दुनिया में हासिल नहीं होती है, हर चीज को पाना पड़ता है, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। तब वो चीज आपको मिलती है, पका पकाया कुछ नहीं मिलेगा आपको, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है।
ओके, चलिए बाकी कल के टॉक सेशन में आपको एक अच्छा 500 mg का डोज दे ही दिया था, तो उसका आप ध्यान रखें, उसको देखें। जो लोग कल नहीं थे, टॉक सेशन वाला वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा। बाकी मैं आपको बता रहा हूं, रेगुलर आप अगर रहोगे, नियमित कक्षाएं आप अटेंड करोगे, कुछ भी हो जाए क्लास अटेंड करोगे, तो आप, मजाल है कि कोई चीज आपको समझना है, हर चीज बनेगी, मैथ्स एकदम बेहतरीन होगा, पूरी गारंटी मेरी है। बस आपको जब जब क्लास हो रोज लेना है। नई लाइव पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड पढ़ो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको बस आना है, रोज की क्लास रोज खत्म करनी है और एक बार रिवीजन करना है। आपका मैथ्स बेहतरीन बनाने की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन बस एक ही शर्त है कि क्लास रोज देखना है। लाइव देखो या रिकॉर्डेड देखो, लेकिन रोज देखो और उसका रिवीजन करो, और फिर आप देखो कि आप क्या बन जाओगे, है ना। और होली की छुट्टियां लग रही है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं। मैथ्स की जो अपनी क्लासेस हैं, अपनी अब सीधी मैथ्स की नेक्स्ट क्लास वेंसडे यानी बुधवार 23 को लगेगी, और आपकी मैथ्स की क्लास कल नहीं होगी, लेकिन कल मैथ्स के अलावा आपकी सारी कक्षाएं होंगी, और कल के बाद आपकी सभी क्लासेस 23 को होगी, यानी रंग पंचमी के अगले दिन। आपको पता ही है, भयंकर माहौल होता है होली और पंचमी का, तो इनको करते हैं। और आप में से अधिकतर लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पुराना कवर करने के लिए, तो ज्यादा आराम नहीं करना है। जो टॉपिक्स हो चुके हैं माय कोर्सेज में जाइए, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ खत्म करिए इन 5-6 दिनों में, और अगली जब क्लास रहे तब ऐसा होना चाहिए कि सब कुछ खत्म हो गया, बढ़िया लाइव पढ़ना है, तो कवर करिए। 5-6 दिन आपके पास है, जितना आप कर सकते हैं, सब कुछ आपको माय कोर्सेज के अंदर मिलेगा। माय कोर्सेज में जाइए और अच्छे से छानिए, एक एक चीज देखिए, है ना। दुनिया की हर चीज तुम सीख लेते हो, और इतना आसान काम है वो नहीं करते बनता। उसमें भी एकदम बच्चों जैसा एक एक चीज पूछते हो, ये कहां मिलेगा, वो कहां मिलेगा। मैं तुम्हारी जगह होता, पूरा ऐप को छान मारता कहां पे क्या क्या है, लेकिन तुमसे वो भी नहीं किया जाता। तो माय कोर्सेज में सब कुछ है, मटेरियल का अलग बुक है, फोल्डर है, वीडियोस का अलग है, सबको देखो, आपको उसके अंदर सारी चीजें प्रॉपर मिलेंगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग 23 को। आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी होली। सेफ होली मनाइए, लिमिटेड मनाइए, और पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देना है। होली अगले साल भी आएगी, अगले साल या तो सरकारी नौकरी की छुट्टी मिलेगी, नहीं तो फिर यही पढ़ते रहोगे। तो नौकरी चाहिए तो इस बार होली पे पढ़ो, तो अगली होली पे परमानेंट छुट्टी फिर आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सभी। चलिए, सभी का स्वागत है, क्या हालचाल है। राम राम, जय श्री महाकाल, सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसी रही छुट्टियां, कैसी रही आपकी होली, रंग पंचमी, पढ़ाई लिखाई करी या नहीं करी। हाँ जी, जयपुर गए थे हम। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हो सब लोग। ऐसा लग रहा है कई महीनों सालों बाद मुलाकात हो रही है। अच्छा जी, हमने बिल्कुल मिस किया आप सभी को। एकदम फाइन, फर्स्ट क्लास। चलो बढ़िया। प्लान कुछ लोगों का तो मैं बिना बातचीत करे बता सकता हूं, इन्होंने प्लान खूब किया होगा। 5 दिन ऐसे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, फिर जिस दिन आया उस दिन सोचा कल से पढ़ेंगे, ऐसे करते करते 5 दिन निकाल दिए, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी। कई लोग ऐसे ही होंगे। कुछ लोगों ने करी भी होगी, कुछ लोगों ने कम पढ़ाई करी होगी, और कुछ लोग तो प्लान कर करके ही समय निकाल दिए होंगे। ठीक है। हम्म। बिल्कुल, हम पहले भी बोल चुके हैं, बेरोजगारों का कोई त्योहार नहीं होता, उनका एक ही त्योहार है, और वो है सिलेक्शन। जिस दिन सिलेक्शन हो गया, जिस दिन जॉब लग गई, बस वही अपनी दिवाली, वही अपनी होली। ठीक है। अच्छा जी। 5 दिन पता ही नहीं चले, है ना। चलिए बढ़िया, कई लोगों ने अच्छे से पूरा कवर कर लिया होगा। 5 दिन तो कलर छुड़ाने में लग गए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने क्या किया, हम गए थे राजस्थान, राजस्थान के जयपुर।
ठीक है, हम करीबन 2-3 साल बाद घूमने निकले थे, है ना। तो होली पर ऐसा लगा कि 2-3 दिन की छुट्टियां हो सकती हैं, तो इस पे घूम के आ जाते, नहीं तो कहीं जाना होता नहीं है। तो जयपुर और जयपुर के आसपास जैसे खाटू श्याम जी का जो मंदिर है, और जयपुर, जयपुर के किले, बस यही 3-4 दिन घूमे फिरे। हमने होली रंग पंचमी कुछ भी नहीं खेला, कुछ नहीं। इंटरेस्ट ही नहीं रहता इसमें ज्यादा, तो इसलिए घूमने निकल गए, फैमिली पूरी। चलो बढ़िया। हाँ, इंस्टाग्राम पे फोटो और वीडियोस हैं, देख लेना। याद आती रही, चलो बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। यूट्यूब इन पे अब आज से क्लासेस शुरू होंगे, अभी तक तो कुछ नहीं था। जयपुर में कहाँ कहाँ, जयपुर में बहुत सारी जगह है। हवा महल है, जंतर मंतर है, सिटी पैलेस, आमेर का किला, नाहरगढ़ का किला, जयगढ़ का किला, है ना, बिरला मंदिर, बहुत सारे स्पॉट है वहां पे। म्यूजियम्स हैं। हाँ बिल्कुल। एयरपोर्ट पर भी बिल्कुल अच्छा लगा। एयरपोर्ट पर एक स्टूडेंट, मतलब वहां पे वो होते हैं ना, शॉप्स होती हैं, तो उस पे एक स्टूडेंट वहां पे काम करती थी, वो अपनी स्टूडेंट निकली विनर्स की। वो उसकी सिस्टर सब विनर्स से ही पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है। थैंक यू थैंक यू। सिलेक्शन के बाद चलेंगे अपन, बस बिल्कुल। चलो, मुझे लग रहा है कई सारे नए बच्चे भी हैं जो होली के ऑफर में जुड़े होंगे। बिरला मंदिर तो भोपाल में भी है, हाँ बिल्कुल है, हमने कहाँ मना किया। हम्म। ठीक है। क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, दिख जाएगा, वो दब गया होगा कहीं। ये लो। चलो अब करें शुरू, फिर और बातें करते हैं। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, अब अपनी रोज मुलाकात होगी। अब कहीं कोई छुट्टी नहीं, अब मस्त पढ़ना ही है। एमटीएस का नोटिफिकेशन बिल्कुल आ गया है। बिल्कुल आते हैं, पचमढ़ी भी आते हैं, छतरपुर भी आते हैं, सब जगह आते हैं। जरूर आते हैं, ठीक है। हम्म। चलिए जी, अब करिए फुल स्क्रीन और करते हैं चैप्टर की शुरुआत। थोड़ी सी बातें बता दूं, मैंने आपको रेशो क्लास 1 करवा दी थी, ये हमारी आई थिंक सेकेंड क्लास है। क्लास 1 हम कर चुके हैं, है ना। उसमें मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई हैं, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग अभी लाइव पढ़ रहे हैं, इन्होंने क्लास 1 देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो फिर थोड़े से कुछ एक दो क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन पुरानी क्लासेस आप जरूर देखिए, माय कोर्सेज में जाइए, माय कोर्सेज के अंदर आपको मैथ्स दिखेगा, और मैथ्स के अंदर सारे चैप्टर्स आपको सिस्टमेटिक दिख जाएंगे, है ना। तो उससे कवर करिए। ये आपको तृतीय अनुपाती, मध्यानुपाती, ये सारा कंसेप्ट मैंने पिछली क्लास में सिखाया था, है ना। तो इसी को हम करेंगे। आइए अब करते हैं शुरू। आपसे छोटा सा विनम्र निवेदन रहेगा, फुल स्क्रीन करिए, बातें खत्म करिए, और अब पढ़ने पे ध्यान लगाइए, ठीक है। हाँ, चलिए आ जाइए सब लोग अब यहां पे। यदि x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है, और y 38.4 और 57.6 का तृतीय अनुपाती है, तो 2x और y क्या होगा। देखो, आपको मैंने बताया था, आपसे कहा है x मध्यानुपाती है, यानी एक हम मान लेंगे 12.8 को, a मान लेंगे 12.8 को, c मान लेंगे हम 64.8 को, और यहां पे मध्यानुपाती b है जिसको हमें निकालना है। फिर एक और, ये दो सवाल हैं एक्चुअल में, है ना। इधर अगर आ जाएं तो तृतीय अनुपाती बताना है, यानी a को हम मानेंगे 38.4, बी को मानेंगे 57.6, और यहां तृतीय अनुपाती निकालना है, यानी यहां पे सी निकालना है, जिसको इन्होंने कहा है वाई। तो ये अपने आप में दो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है,
ठीक है, तो देखिए मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, या हम इसको बोल सकते हैं कि b बराबर a इंटू सी का अंडर रूट, है ना। तो आप मुझे बताइए कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 12.8, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 64.8, और दोनों वर्गमूल में लग जाएंगे, है ना। इसी प्रकार अगर इधर हम आएंगे तो यहां हो जाएगा c इज इक्वल टू बी का स्क्वायर अपॉन a। कई लोगों के लिए ये नया हो सकता है, लेकिन मैंने पिछली क्लास में ये समझाया था, है ना। नहीं समझ में, आपने अगर नहीं देखा है तो आपको क्लास देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये अब मैं दोबारा पूरा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, काफी टाइम लगेगा। ये मैं बता चुका हूं पिछली क्लास में, और इसके 3-4 सवाल करवाए भी थे, है ना। तो यहां पे आपका c क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 57.6 का स्क्वायर, यानी 57.6 को 2 बार लिख लेते हैं और a से भाग दे देते हैं, यानी 38.4 से भाग दे देंगे, है ना। यहां पे b को हम x कहेंगे और यहां c को हम y कहेंगे। तो इनकी पहले तो हमें वैल्यूज पता लगानी पड़ेगी, फिर 2x और y में रख के इसका आंसर बताएंगे, है ना। अब एक बात बताओ, 12 पंजे और 8 पंजे 40, है ना, 8 इंटू 6। यहां पे अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं, जैसे ये आपका 128 है, ये आपका क्या हो सकता है, अगर इसको 4 से भाग दें तो 4 एकम 4, है ना। फिर ये कितना हो जाएगा, 4 से या 8 से भाग दें तो 8 इंटू 8 64, या चलो पहले 2 में अगर इसको तोड़े तो ये आ जाएगा 324, है ना, 324 इंटू में आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा आपका 100। अब आप बोलोगे 100 कहां से आया, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव के 2 जीरो यहां पे चले जाएंगे। 648 को 324 गुणा 2 लिख सकते हैं, और 128 को पता है आप क्या लिख सकते हो, 128 को आप लिख सकते हो 64 गुणा 2। क्या लिख सकते हो, 64 गुणा 2। 64 किसका वर्ग होता है, 64 वर्ग होता है 8 का। 324 किसका वर्ग होता है, 18 का। 2 दूनी 4 किसका वर्ग हो जाएगा, 2 का, और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया 18 इंटू 8 गुणा 2, तो 18 और 8 हो जाएगा आपका कितना, 144, 288। ये आ गया आपका 288 बटे 100। ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, ये x का मान है। समझ में आया, थोड़ा कैलकुलेटिव है ना। और ये आपको मैं फिर बता दूं, आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मैं आपको हर लेवल के प्रश्न कराऊंगा, क्योंकि इस बार जो पैटर्न के लेवल में जंप आया है तो हम थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ये एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हमें तैयार रहना है हर प्रकार के प्रश्नों के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस अब जो आने वाले हैं, आने वाले समय में जो भी एग्जाम्स होंगे, उनमें एक बात तय है कि नए प्रश्न नहीं पूछेंगे, वो चीजें वही पूछेंगे जो आप शुरू से पढ़ रहे हो, लेकिन उनको थोड़ा टफ बनाएंगे, उनको कैलकुलेटिव बनाएंगे, है ना। ये मध्यानुपाती तृतीय अनुपाती में कोई दम नहीं है, लेकिन यहां संख्याएं ऐसी दे दी हैं कि इनमें दम है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि हमें कुछ नया बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें जो हमने पढ़ा है या जो आता है उसी को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा, उसी को थोड़ा कठिन बना के पूछा जाएगा, हमें वही पढ़ना है। इतनी बात समझ में आ रही है। हाँ, यहां 10 आएगा, सॉरी 288 बटे 10 ये आ जाएगा, है ना, यहां पे भी 10 आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 100 किसका वर्ग होता है, 10 का। इधर चले, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो ये हो जाएगा 576, ये हो जाएगा 576, ये आ जाएगा 384। देखो दशमलव के बाद 2 अंक और 1 अंक, ऊपर 1 जीरो जाएगा और नीचे 2 जीरो आएंगे, है ना। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के क्या बचेगा, 10 बचेगा। चलो अब एक बात समझना, 192 एकम 192, 192 का दुगना 384, 192 का 3 गुना होता है 576। ये 192 का पहाड़ा है, 192 से 2 बार कैंसिल, 192 से 3 बार कैंसिल, है ना। 2 से अगर मैं इसको उड़ाने जाऊंगा तो 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, ये आ गया। अब मेरा इसके आगे आपको सजेशन है कि कुछ मत करो। आपको y की वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू आपको मिली
3 गुणा 288/10। अब हम आते हैं फाइनली उस चीज पे जो आपसे पूछा था। आपसे पूछा है 2x इंटू वाई, 2 गुणा x, और x हमारे पास क्या है? x हमारे पास है 288/10, और y हमारे पास क्या है? y हमारे पास है 3 गुणा 288/10। हाँ या ना? आपसे बोला है 2x, 2 गुणा x, ठीक है, तो 2 गुणा x यानी 2 गुणा 288/10। अब आप यहां देखिए, आपको क्लियर दिख रहा है कि 288 से 288 गया, तो यहां बचा 2 और यहां बचा 3। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 2:3। ऑप्शन ए इज द आंसर। क्लियर है? 2:3 इसका सही जवाब होगा। और आपको एक और छोटी सी टिप्स आप मान लो मैं दे रहा हूं, कभी भी अगर क्वेश्चंस आपके पास रेशो में होते हैं ना, तो हल मत करो। आप में से कई लोग इसका गुणा करके 10 का भाग देंगे, इधर 10 का भाग देंगे, इससे आप अपनी समस्या बढ़ाओगे। अगर कभी आगे अनुपात है तो हल मत करो, क्योंकि अनुपात में वैसे ही चीजें कैंसिल होनी है, और आपने देख लिया अगर पूरा पूरा हल करोगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा और उलझ जाओगे, और यहां रखते से ही अपने को आंसर मिल गया। तो अनुपात में कभी पूरा हल नहीं करते, बस आप तो उसको रख दो, सब काटा पीटी होके आराम से आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है? इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, है ना? और जिसको यह समझ में नहीं आया उसके पीछे मात्र एक ही कारण हो सकता है कि आपने अनुपात की क्लास नंबर 1 नहीं देखी होगी। आपको पहले वो देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि ये कहां से आया। उसके आगे तो कैलकुलेशन है। हमने वैल्यू पुटिंग करी, 128 64 का दुगना होता है, 648 324 का दुगना होता है, 64 वर्ग होता है 8 का, 324 वर्ग होता है 18 का, 2 दूनी 4 निकल गया 2, और दशमलव के बाद 2 अंक के 100 थे, 100 बाहर निकला 10। इनका गुणा किया 288/10, 576 576 384, दशमलव के बाद 2 जीरो नीचे 1 ऊपर, तो बचेगा 1। 192 का दुगना 192 का 3 गुना, 2 से कटा 288 बार, तो 288 गुणा 3/10। 2 गुणा x की वैल्यू और y की वैल्यू, 288 10 से 288 10 गया, बचा आपके पास 2:3। ठीक है? इसको आप एक बार और खुद से करिएगा, आराम से चीजें आपसे बनेंगी। अगला क्वेश्चन, इसको देखिए, कंसेप्ट नंबर 6 है, मतलब मैं आपको इसके पहले 5 कंसेप्ट क्लास नंबर 1 में बता चुका हूं, और एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसके आगे समझ में आ जाएगा, जो बच्चे नए हैं जिन्होंने क्लास नंबर 1 नहीं देखी है उनको अब समझ में आ जाएगा, है ना? बाकी क्लास नंबर 1 आप देख लेना, तो फिर पुरानी चीजें भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो, जितनी आप इधर उधर की बातें करोगे ना, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप जो चल रहा है उससे जुड़ी हुई बातें करो, नहीं तो ऐसे तो हम पूरे 1 घंटे बात भी करते रहें तो भी आपके प्रश्न खत्म ना हो, है ना? आपने एक बात आप बस समझो कि आपने बात करने के लिए कोर्स ज्वाइन नहीं करा है, आपने सीखने के लिए, पढ़ने के लिए करा है। ईमानदारी से पढ़ा करो बस। देखो, a/4 b/5 को a और b बताइए, बहुत सिंपल बात है। 4 और 5 को रिप्लेस मार दो, a के नीचे b को ले आओ, 4 इधर चला जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a/b, ये बन जाएगा 4/5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/5। एकदम आसान था, इसमें किसी भी सज्जन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, इसको बताइए। चलो, अब यहां पे आपको फिर एक बात बता रहा हूं। यहां मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला इसका बेसिक, थोड़ा लॉन्ग मेथड, फिर इसका हम देखेंगे एक शॉर्टकट मेथड, है ना? पर बेसिक समझोगे तभी इसका शॉर्टकट समझ में आएगा, इसलिए इसका लॉन्ग मेथड समझना जरूरी है। और इससे आपको स्कूल के जमाने की याद आएगी। 2a बराबर 3b बराबर 4c, है ना?
तो ए बी सी क्या होगा ये आपको बताना है। ये तीनों वैल्यू अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है, ऐसा हम स्कूल में मानते थे, है ना, सीखा था हमने। तो जब भी ये तीनों बराबर होगी, जब भी बराबर की स्थिति बनेगी, उसको हम एक कांस्टेंट वैल्यू के मान के हल करेंगे कि ये तीनों एक के बराबर है। फिर इसको हम अलग अलग लिखेंगे। 2a के बराबर है, 3b के बराबर है, 4c के बराबर है। देखते जाना बस अभी आप, है ना। फिर मैं आपसे बोलूंगा बताओ a की वैल्यू क्या है, तो k/2। b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू है k/3। और c की वैल्यू क्या है, तो वो है k/4। समझ रहे हो बात। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ए बी सी क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, है ना। तो ये क्या होगा, k/2, k/3 और k/4। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं लेकिन लॉन्ग मेथड सीखो। जब भी अनुपात भिन्न में होता है, जब भी रेशो फ्रैक्शन में होगा, उसको एलसीएम लेके सही बनाया जाता है ना। तो 2 3 4 ऐसी संख्या जो इन सबसे कट जाए वो हो सकती है 12। तो सब में आप क्या ले लीजिए, 12 ले लीजिए। अच्छा, के तीनों में कॉमन है तो कट जाएगा। 2 से कैंसिल होगा 6 बार, 3 से कैंसिल होगा 4 बार, और यहां पे आपका 4 से कैंसिल होगा 3 बार। तो आपका आंसर आएगा 6:4:3, 6:4:3। यह आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये इसका एक्चुअल तरीका होता है जिससे ऐसे प्रश्न किए जाते हैं, लेकिन हमें इतना नहीं करना है। हमें अगली बार क्या करना है वो बात समझना। देखो, अगर कभी भी आपको इस प्रकार से 2 के अलावा अगर 3 वैल्यू 4 वैल्यू इक्वल देते हैं, तो आपको हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू के लेना पड़ती है ना। आप करोगे यही लेकिन थोड़ा कम लिखकर। 2a बराबर है 3b के, बराबर है 4c के। तो हमने मन ही मन में सोच लिया कि ये सब एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है ना। तो जब भी के आएगा आपकी संख्या पलटी खाएगी, है ना। तो अगर a के साथ 2 है तो उसको पलट के 1/2 कर दो, b के साथ 3 है तो उसको पलट के 1/3 कर दो, c के साथ 4 है तो उसको पलट के 1/4 कर दो। और अब एलसीएम ले लो। तो एलसीएम तो अभी भी आप 12 ही लोगे, है ना। ये आपने 12 ले लिया। 2 से कैंसिल करा तो ये 6 आ गया, 3 से कैंसिल करा 4 आ गया, 4 से कैंसिल करा 3 आ गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, जब भी बराबर की स्थिति बनेगी आप एक कांस्टेंट वैल्यू के लेंगे, और के लेने पर हमेशा आपकी संख्या पलटी खाएगी। तो डायरेक्ट 2 को 1/2 लिख दो, 3 को 1/3 लिख दो, 4 को 1/4 लिख दो। सिंपल, एलसीएम ले लो, रेशो आ जाएगा। आ रही बात समझ में। हम्म, बिल्कुल 4 होंगे तब भी आप ऐसे ही करोगे। फिर आपके मन में एक सवाल और आएगा, मैं उसको अलग से बताता हूं। आपके मन में आएगा कि सर अगर ऐसा हो जाए, है ना, कैसा हो जाए भाई। आपने कहा कि सर अगर 2a बराबर में 3b, है ना। मैं आपका डाउट समझा रहा हूं बिना पूछे, मैं जानता हूं आप क्या पूछोगे, है ना। एक स्थिति ये है तो बताइए a अनुपात b अनुपात c क्या आएगा। फिर आप में आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर ऐसा आ जाए तो a/2 b/3 और c/4 बराबर है, तो a अनुपात b अनुपात c बताइए। इससे आपका फंडा क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो, सवाल ऐसा हो या ऐसा हो, दोनों केस में हम लेंगे कांस्टेंट वैल्यू के, है ना। के कांस्टेंट वैल्यू होगी, और जब भी के आएगा संख्या पलटेगी। तो अगर यहां पे मुझे ए बी सी चाहिए, तो यहां a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/3 और c की वैल्यू 1/4। फिर एलसीएम लेके हल करेंगे जो मैंने आपको करके बताया। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, हमें पता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है, और के आया तो संख्या पलटेगी। तो 2 को पलटोगे तो 1/2 को पलटोगे 2, 1/3 को पलटोगे 3, और 1/4 को पलटोगे तो 4। तो यही आपका आंसर है, क्योंकि आप पलटने पर, भाई एलसीएम कब लेना है, जब भिन्न आए,
फ्रैक्शन आए, अगर ये डायरेक्ट ये आ रहा है तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 4। भाई 2 को पलटा, 2 ऊपर गया, 3 ऊपर गया, 4 ऊपर गया। क्योंकि यहां ये ऊपर थे तो 2 को पलटी करा 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4, इस 2 को पलटाया 2, 3 को पलटाया 3, 4 को पलटाया 4। ऐसे ही आपका सॉल्व होगा। ठीक है। हम्म, चलो और एक सवाल देखते हैं, अगला देखिए। हम्म, न्यू स्टूडेंट के लिए कोई एडवाइस दीजिए, आखिरी में देंगे आपको, है ना। मैं वैसे 2 3 चीजें बार बार बता चुका हूं, बाकी फिर आखिरी में मैं आपको चीजें और बताता हूं। हम्म, पुरानी वीडियोस कहाँ मिलेगी मैं सब बताऊंगा, अब आखिरी में बताऊंगा। मैं ऑलरेडी 1 2 बार बता चुका हूं, अब मैं आखिरी में बताऊंगा। अब आप पढ़िए थोड़ी देर। हम्म, जितना कमेंट करोगे, जितनी बातचीत करोगे, उतना आप अपना टाइम खराब करोगे। हम्म, चलो देखें, A 2B और 8C। अभी आपको मैंने बताया कि जब भी बराबर की स्थिति बनेगी तो ए देखो नीचे कुछ नहीं है, यानी 1/1। बी को क्या माना जाएगा, 1/2। सी को क्या माना जाएगा, 1/8, है ना। फिर इन्होंने बोला है कि A+B+C की वैल्यू कितनी है, 13 है। अच्छी बात, उसको बाद में देखते हैं जो आपसे पूछा है। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लोगे आप 8, 8 एलसीएम ले लोगे, ये आपका 8 ही रहेगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि ए बी सी का रेशो कितना है, 8 4 1। और एबीसी का योग कितना है, 13। देखो 8 4 12 और 1 13, यानी ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 1 है। 8 4 12 और 1 13 ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको बस वैल्यू पुटिंग करना था। ए का वर्ग, देखो ए का वर्ग यानी 8 का वर्ग 64, बी का वर्ग 4 का वर्ग हो गया 16, और सी का वर्ग यानी 1 का वर्ग हो गया 1 बटे में 4 गुणा सी। और सी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 4 एकम 4। चलो 64 + 16 80, और 1 हो गया आपका 81/4। इनके ऊपर वर्गमूल भी चल रहा है। 81 किसका वर्ग, 9 का, 4 किसका वर्ग, 2 का। तो 9/2 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द आंसर, 9/2, 9/2। आया समझ में, है ना। भाई ए के साथ कुछ नहीं है, 1/1, बी के साथ 2 है, 1/2, सी के साथ 8 है, 1/8। एलसीएम 8 लिया तो 8 4 और 1, है ना। ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 1। कोइंसिडेंटली 8 4 12 और 1 13, और इनका योग भी 13, मतलब ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 1। तो ये आ गया आपका 13। ठीक है, बस वैल्यू आपने रखी 8 का वर्ग, 4 का वर्ग, ए का वर्ग, और नीचे है 4 गुणा सी, यानी 1 गुणा 4 4, 81, 9 का वर्ग, 4 2 का, 9/2 इज दी आंसर। ठीक है, डन। इसको देखिए,
हम्म। देखो, फिर बराबर वाली स्थिति बनी तो संख्या पलटेगी। पहले हम थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। 30% को हम लिख सकते हैं 30/100। 0.75 को हम लिख सकते हैं 75/100, है ना। और ये तो बेचारा पहले से ही 1/4 है, और ये सब एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होंगे, जो एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, जो आपको समझना है ना। अच्छा, ये बनेगा 3/10। ये 25 से कैंसिल होगा, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार। अब एक बात समझना, मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो 3/10 को पलटा के 10/3। बी की वैल्यू चाहिए 3/4 को 4/3। और सी की वैल्यू चाहिए तो 1/4 का 4/1। अब यहां लिया जाएगा एलसीएम। नीचे वाले नंबर्स 3 है, इस बार एलसीएम 3 लेने से ही काम अपना बन जाएगा। 3 से 3 कैंसिल होगा, 10 बचेगा। 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 बचेगा। और यहां 4 और 3 का गुणा होके 12 बन जाएगा। ये और शॉर्ट हो सकते हैं, है ना। 2 से कैंसिल होगा 5 बार, 2 से कैंसिल होगा 2 बार, 2 से कैंसिल होगा 6 बार। ये आ गया। ये आपका फाइनल एबीसी का रेशो है, और यही आपसे पूछा है। 5, 2, 6, 5, 2, 6, ऑप्शन ए। 5:2:6। डन है। हाँ। ओके भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसको पढ़िए। 1180 रुपए की राशि एबीसी में ऐसे बांटना है कि ए का दुगना, बी का 5 गुना, सी का 7 गुना बराबर हो। देखो, 1180 रुपए को छोड़ो, ए का दुगना, बी का 5 गुना और सी का 7 गुना, ये सब कैसे होने चाहिए? सब बराबर होने चाहिए। मतलब फिर वही बात है, ए का दुगना, बी का 5 गुना, सी का 7 गुना बराबर होना चाहिए। तो मन में कांस्टेंट वैल्यू के वाली स्थिति बनाओ, संख्याएं पलटेंगी। तो ए का मान क्या माना जाएगा? 1/2। बी का क्या माना जाएगा? 1/5। सी का क्या माना जाएगा? 1/7। एलसीएम लेना पड़ेगा। 5, 7 और 2 से विभाजित होने वाली संख्या 70 होगी। 70 में सबका भाग जाएगा, है ना। तो अब यहां पे भाग दे देते हैं। 2 से कैंसिल करोगे 35 बार, 5 से कैंसिल करोगे 14 बार, और 7 से कैंसिल करोगे 10 बार। क्या ये और शॉर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही आपका अनुपात रहेगा। अब इस अनुपात में 1180 रुपए को बांटना है। और मैंने आपको पहली क्लास में सिखाया था कि पैसे कैसे बांटते हैं, है ना। पहले आप अनुपात का टोटल करेंगे, तो 35, 14 और 10 को जोड़ेंगे। 35 और 10 हो गया 45। 45 में अगर आपने 14 जोड़ दिया तो ये बनेगा 59। इनका योग कितना आ रहा है? 59। 59 से भाग देंगे तो 59 का दुगना 118 होता है, यानी एक की वैल्यू कितनी मिल गई? एक की वैल्यू 20 मिल गई। अब आपसे जिसके बारे में पूछा है उसका बता सकते हो। आपसे पूछा गया है ए का हिस्सा बताइए। तो ए के पास कितने हिस्से हैं? 35। एक की वैल्यू 20, तो 35 की वैल्यू कितनी? तो आपको पता चल जाएगा कि ए को इसमें से कितने रुपए मिलने हैं? 700 रुपए मिलने हैं। ये आपका आंसर है 700, यानी डी इसका आंसर होगा। क्लियर है जी? बताओ। देखो, ये तो हमने सीखा भी, 3-4 क्वेश्चन कर लिए। 1180 रुपए थे, इसमें बांटो। 35 + 14 + 10 हो गया 59। एक की वैल्यू 20, तो 35 की वैल्यू कितनी? 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए भैया के पास कितने आ जाएंगे? 700 आ जाएंगे। डन है। अगला। हम्म, बिल्कुल।
देखो, ए और बी का रेशो, बी और सी का, तो ए बी सी क्या होगा? फिर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ए और बी का रेशो आपको कहा गया है कि 1/2 और 4/3 है, हाँ या ना? तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। तो ये कभी भी रेशो अगर ऐसा आए तो हमेशा तिर्यक गुणा करते हैं, है ना? तो 3 का गुणा 1 में होगा 3, और 4 का दुगना करोगे तो 8। ये सॉल्व हो गए। बी और सी पे चलते हैं, है ना? अब बी और सी का रेशो देखो, इनका बोला है 2/3 और 1/4। इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 का दुगना 8, 3 का 1 गुना 3। अब आपसे बोला गया है कि भैया ए बी सी बता दो। तो एक बात समझना, यहां अच्छी बात पता है क्या है कि b की वैल्यू 8 है, यहां भी b की वैल्यू 8 है। मतलब पहले दिन, फिर क्लास में आपको, लास्ट क्लास में बताया था कि जो दोनों तरफ कॉमन है उसकी संख्या सेम करनी पड़ती है। लेकिन यहां अच्छी बात क्या है कि b खुद 8 है। अगर b 8 है तो a की वैल्यू 3 होगी, और अगर b 8 है तो c की वैल्यू भी 3 होगी। तो आपको कुछ करना ही नहीं था, 383 बी वाला आपका आंसर है, 383 आया। बी दोनों तरफ पहले से ही 8 है, तो हमें कुछ नहीं करना था, सिंपल ए और सी को उठा के रखना था। ठीक है, चलो आगे बढ़िए भाई। हम्म, देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिए हुए हैं, ए प्लस बी प्लस सी आपको दिया है, सी और ए के बीच का अंतर आपको पता लगाना है। ये थोड़ा एक अच्छा तगड़ा सवाल है, इसको हम देखेंगे। हम्म, समझे? बता दूं? देखो, सुनना जरा ध्यान से। यहां पे आपसे कहा गया है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। यहां पे मेरा सजेशन रहेगा कि इनको आप एक्स मान लो, 3x, 7x और 8x। उससे आपको डाउट नहीं आएगा। देखो, हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को जोड़ रहे हैं, तो 3, 7 और 8 ये तीनों जुड़ेंगे, है ना? तो देखो, यहां ए कितनी बार है, 2 बार है, बी कितनी बार है, 2 बार है, सी कितनी बार है, 2 बार है। 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है ना? तो इसमें 2 निकल जाएगा कॉमन, और बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। और यहां पे अगर आप जोड़ोगे तो 8, 7, 15 और 3, 18, ये बनेगा आपका 18x। ठीक है, अब आप देखो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास 108 दी हुई है, तो 2 गुणा 108 बराबर में 18x। ठीक है जी। अब यहां देखिए, 18 पंजे 90, 18 छंग 108, 6 दूनी 12, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई? x की वैल्यू 12 मिल गई। सबसे बड़ा काम अपना खत्म हुआ। अब आपसे क्या बोला है? सी और ए का अंतर बताओ, सी और ए का अंतर बताओ, यानी सी में से ए घटाओ या ए में से सी घटाओ। आपको अंतर तो हमेशा सेम रहेगा, सी में से ए जाए या ए में से सी जाए, अंतर तो अपना सेम रहेगा, है ना? अब मुझे अंतर पता लगाना है, तो हम यहां पे लगाते हैं दिमाग कि क्या किया जाए। ठीक है, अगर यहां पे भाई, एक तरीका तो यह है कि 12 का गुणा सब में करो, है ना? फिर आपको ए बी मिलेगा, बी सी मिलेगा, सी ए मिलेगा। नहीं तो दूसरा तरीका हम यहां पे क्या कर सकते हैं, दूसरा एक और काम हम यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, सुनिए क्या करेंगे। हम यहां पे ऐसा करते हैं कि b प्लस सी में से
बी प्लस सी में से अगर ए प्लस बी को घटा दें तो बताओ क्या बचेगा। अगर b प्लस सी में से a प्लस बी को घटा दें, मैं आपको पूरा करके बताता हूं। देखो b प्लस सी है, माइनस ए, और ये हो जाएगा माइनस बी। अब यहां क्या होगा, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, c माइनस ए। यही तो चाहिए था आपको, c और a का अंतर ही तो चाहिए था। तो अगर बी सी में से ए बी हट जाएगा तो अपने आप क्या बचेगा, c माइनस ए। अब मुझे बताइए कि बी सी कितना था, BC आपका था 7x, है ना, और AB कितना था, AB आपके पास था 3x। तो 7x में से 3x को घटाओगे तो क्या आएगा, 4x, और x की वैल्यू कितनी है, 12, तो आंसर कितना आएगा, 48। कई सारे बच्चों ने आंसर जो दिया था 48 वो बिल्कुल सही था, सी आपका आंसर है 48। पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया है। आया क्या समझ में, फिर से एक बार समझा रहा हूं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को जोड़ा तो ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, 2 बार ए प्लस बी प्लस सी। 3x 7x और 8x को जोड़ा तो आपको कितना मिला, 18x। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको 108 दी हुई थी, 108 को यहां रखा, काटा पीटी करा, x की वैल्यू 12 आ गई। अब हमारे लिए सबसे मेन टास्क क्या था, c और a का अंतर बताना है। तो हमें कुछ ऐसा घटाना पड़ेगा कि आखिरी में c और a बचे। तो अगर BC में से AB घटा देंगे तो देखो B और C रहेगा, माइनस ए और माइनस बी हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, तो सी और ए बचेगा। सी और ए का अंतर यानी सी में से ए जाए तो क्या बचेगा, है ना, बी प्लस सी कितना था 7x, ए प्लस बी कितना था 3x, 7 में से 3 गया 4x, और x की वैल्यू आपके पास 12 थी, 12 इंटू 4 48। ये जो है सी और ए का अंतर है, तो ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते थे। हाँ, एक बात ये हो गई। दूसरी हम एक और, फिर उसमें से ए निकालो, फिर सी निकालो, फिर उनको घटाओ, उससे भी टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, वेरी वेरी आईएमपी, है ना, आईएमपी आप पूछते हो ना, ये है, ये आपको कई सारे चैप्टर्स में बार बार काम आएगा। देखो एक बार, आपसे कहा गया है कि ए का अनुपात बी और सी के साथ कितना है, 2:3 है। इसी प्रकार बी का अनुपात ए और सी के साथ कितना है, तो वो है 3:7। तो आपसे कहा गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, है ना। इसके दो पैटर्न होते हैं, मैं दोनों पैटर्न आपको बताऊंगा। ये पहला वाला थोड़ा इजी है, अगला वाला थोड़ा सा और ट्रिकी रहेगा, दोनों को ध्यान से आप सुनना। देखो, जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, हम सबसे पहले यह सोचते हैं कि यहां पे ए है, बी है, सी है, यहां पर भी ए है, बी है, सी है, मतलब लोग तो वही हैं, एबीसी इधर भी है, एबीसी इधर भी है, लेकिन यहां इनका टोटल कितना है, 5 है, और यहां इनका टोटल कितना है, 10 है। ये कुछ बात हजम नहीं होनी चाहिए आपको, है ना भाई। जब एबीसी इधर भी है, एबीसी इधर भी है, तो यहां इनका टोटल 5, यहां इनका टोटल 10, ये गलत है ना। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा योग बराबर करना है। एलएचएस आरएचएस इक्वल होना चाहिए, दोनों पक्षों का योग बराबर होना चाहिए, है ना। इनका आपको सम इक्वल करना है, और वो कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, ये खुद अपने आप में 10 है, ये अपने आप में कितना है, 5 है, तो इसको 10 रहने देते हैं, इसको इस 5 को 10 बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे दुगना कर देंगे, है ना। 5 का दुगना 10, तो 2 का दुगना हो जाएगा 4, 3 का दुगना हो जाएगा 6। अब देखो जरा, इनका टोटल 10 है,
इनका टोटल 10 है। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है ना। मुझे यह पता चल गया कि एबीसी में कोई कुछ भी हो लेकिन उनका टोटल 10 आएगा। टोटल सेम होना चाहिए, है ना, योग बराबर होना चाहिए। तो 6 4 10, 7 3 10, कोई तकलीफ नहीं। अब जो दिख रहे हैं उनको उठा लो। देखो यहां बी और सी का योग 6 है, इसको मत देखो। ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। यहां बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए अब इधर नहीं जाना है। हमें पता है कि जब तीनों का योग 10 है, 10 में से ए 4 है, बी 3 है, तो 10 में से 4 और 3 आपका 7 गया, तो कितना बचा, 3 बचा ना। ये आपका एबीसी है, 4 3 3, बी आंसर आएगा 433। अभी और एक दो सवाल करेंगे, घबराना मत, झटपटाना मत, एकदम मछली जैसे। आ रही बात समझ में? हाँ ठीक है। 2 3 था, इनको मुझे, भाई ये 5 थे, 5 को 10 बनाने के लिए दुगना करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये पहले से था। ए क्लियर दिख रहा है 4 है, बी क्लियर दिख रहा है 3 है, और हमें पता है कि एबीसी का योग 10 है ना। तो इनमें हमें पचने की जरूरत नहीं है कि बी और सी है, इनसे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या जरूरत है भाई, 10 में से ए और बी 7 है, तो बचा कितना, 3, ये आंसर आ जाएगा। और एक सवाल देखो, इससे आपका फंडा और क्लियर होगा। ए का बी और सी के साथ रेशो है 1:2, और बी का ए और सी के साथ रेशो है 1:3। ये सेकेंड पैटर्न है। यहां पे मैं आपको जो मेन बात सिखाना चाहता था वो अब जरा देखना, और ए बी सी हमें अलग अलग पता लगाना है, ठीक है। अब सुनिए, यहां पे इनका योग कितना है, 3 है। यहां पे इनका योग कितना है, 4 है। और ऐसे सवालों में योग बराबर करते हैं, सम इक्वल करते हैं, है ना। तो इनका योग 3 है, इनका योग 4 है, तो आप एक काम करो, इधर 4 है तो इधर 4 का गुणा करो, है ना। इधर 3 है तो इधर 3 का गुणा करो, और देखो क्या जादू होता है ना। तो 4 का गुणा करोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 3 का गुणा करोगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। आ रही बात समझ में? इतना करने मात्र से आप देखोगे योग बराबर हो गया। 8 और 4 12, 9 और 3 12 हो गया। इसलिए इधर का योग उधर और उधर का योग इधर, है ना। अब आप आराम से एबीसी पता लगा लोगे। आपको ये पता चल गया कि 8 और 4 12, 9 और 3 12, इसका मतलब एबीसी में कोई कुछ भी हो, इनका योग तो 12 ही आएगा, 12 ही आएगा। अच्छा, मुझे ए क्लियर दिख रहा है, ए क्लियर दिख रहा है कि ए की वैल्यू 4 है ना। बी क्लियर दिख रहा है कि बी की वैल्यू 3 है, और सी को देखो ही मत, क्योंकि हमें पता है कि 12 में से 4 और 3 7 गया, तो बचा कितना, 5। तो 435 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी, 4:3:5। अब शायद आप थोड़ा बेटर समझ पाए होंगे इस प्रश्न की भावनाओं को। बोलो, और अभी सवाल कराऊंगा मैं, है ना। इनका योग इधर, इनका योग उधर। पिछले वाले में ऐसा कर सकते थे लेकिन जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये पहले से 10 था, बस इसको 10 बनाना था। अगर आप चाहते तो 10 का गुणा इधर और 5 का गुणा उधर करके भी आंसर ला सकते थे, लेकिन वहां जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां पर थी। तो ये दो पैटर्न्स होते हैं, ओके। हम्म और देखो, और आएगा समझ में अभी। इसको देखो, इसमें तो और एकदम मजा आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का रेशो आपको, 1 मिनट, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्या? पहले ये वाला करते हैं, ये वाला 23 को मैं करवा रहा हूं। पहले इसको देखो, नहीं तो थोड़ा अति हो जाएगी एकदम से। इसको देखो पहले। हम्म हाँ, इसको देखो।
10,500 को एबीसी में बांटना है। ए का हिस्सा बी और सी का 2/5 है। देखो, ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से का 2/5 है। हमेशा याद रखिए, जो पहले आए वो ऊपर, जो बाद में आए वो नीचे। तो कुल मिलाकर वो आपको पता है क्या बोलना चाह रहे हैं? वो आपको बोलना चाह रहे हैं कि ए अगर 2 है तो बी और सी कितना है? 5 है। ठीक, आगे बढ़ो। बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/2 है, यानी 1 और 2। ठीक, आ गया वही वाला सवाल, योग बराबर करो। देखो, 5 और 2 कितना होता है? 7। 7 का गुणा इधर। 2 और 1 कितना होता है? 3। 3 का गुणा इधर। तो 3 का दुगना 6, 3 का 5 गुना 15। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, है ना? 14 और 7 21, 15 और 6 21। मतलब मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि इनका योग कितना आएगा? 21, है ना? ए क्लियर दिख रहा है कि 6 है, बी क्लियर दिख रहा है 7 है, तो सी कितना होगा? अब मुझे बताओ कि 21 में से 6 और 7 13 चला जाएगा तो क्या 8 बचेगा? ये आ गया। अब बोला है प्रत्येक का हिस्सा बताओ। तो देखो, 10,500 रुपए हमारे पास है, इनका योग 21 है। 21 से भाग देंगे, 21 पंजे 105, एक की वैल्यू 500 आएगी। 500 का गुणा एक बार 6 में, एक बार 7 में, एक बार 8 में करेंगे। 6 पंजे 30 यानी 3,000, 3,500 और 4,000। 3,000, 3,500 और 4,000, ए वाला आपका आंसर है। क्लियर है? हाँ, आया मजा? ठीक है, इजी था। अब आ जाओ जरा इस पे, इसकी बात कर लेते हैं। ए बी सी के साथ डी है, जो कि 13:2 है ना? फिर इसके बाद बी सी डी के साथ ए है, जो 4:1 है। उसके बाद सी डी और ए है, और इसके साथ बी है, जो 5:1 है। और बताना क्या है? आपको बताना है ए, बी, सी और डी। मैं आपको बहुत स्मार्ट तरीका बता रहा हूं इसको करने का, आपको मजा आ जाएगा, है ना? सुनना बहुत ध्यान से। इनका योग कितना है? 15 है। इनका योग कितना है? 5 है। और इनका योग कितना है? 6 है ना? अब सबको सेम बनाना है, तो 15, 5 और 6 को आप तीनों को सेम बना सकते हो। 30, बेसिकली मैं एलसीएम ले रहा हूं इनका, है ना? ऐसी संख्या जिसमें सबका भाग चला जाए। 15, 5 और 6 से किसका भाग जाएगा? 30 में चला जाएगा। 15 को अगर 30 बनाना है तो दुगना करना पड़ेगा। 5 को 30 बनाना है तो 6 गुना करना पड़ेगा। 6 को 30 बनाना है तो 5 गुना करना पड़ेगा। इससे क्या फायदा होगा कि ये भी 30 बन जाएगा, ये भी 30 बन जाएगा, ये भी 30 बन जाएगा। इससे एक बात पता चल गई कि ए बी सी डी का योग कितना आएगा? 30। क्यों? क्योंकि देखो, ए बी सी डी 30, ए बी सी डी 30, है ना? फिर ए बी सी डी 30, यानी ए बी सी डी का योग कितना है? 30 है, ये कंफर्म है। अब इससे भी आपको आसान बताता हूं, ठीक है? अब सुनो, कहीं परेशान मत हो भाई। देखो, इनका योग 15 था, हमें यहां पे किसका गुणा करना है? हमें 2 का गुणा करना है। यहां किसका गुणा करना है? 6 का करना है। यहां किसका गुणा करना है? 5 का करना है। तो आप एक काम करो, देखो, ये डी है, ये ए है और ये बी है। तो आप ऐसा करो, 2 का गुणा 2 में करो। तो देखो, डी की वैल्यू क्या आएगी? 2 दूनी 4। तो डी मुझे पता चल गया कि भैया 4 आना है। ए की वैल्यू 1 है, 6 एकम 6, ए की वैल्यू कितनी है? 6। बी की वैल्यू 1 है, 5 का 1 में करो, बी की वैल्यू 5। अब मुझे बताओ कि इनका योग है 30, 30।
30 में से 6 5 11 4 15, तो बचा भी कितना? 15। ये आंसर आ गया। 6 5 15 4, 6 5 15 4, ए वाला आपके प्रश्न का आंसर आएगा। इत्तू सा काम था यहां पे बस। आया मजा? ठीक है भाई, हमें इधर कुछ करने की जरूरत ही नहीं ना। डी पता चल रहा है, ए पता चल रहा है, बी पता चल रहा है, सबका योग पता है, तो सी निकाल लेंगे। 30 में से जो है वो हटाओ, बचे कुछ है अपने, सी वाले भैया हो जाएंगे। ओके, ठीक है, चलो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अब जो बच्चे नए हैं वो ध्यान से सुन लो, ऐप में जाओ, माय कोर्सेज में, ठीक है। माय कोर्सेज के अंदर आपको सभी विषय दिखेंगे, उसमें आपको मैथ्स और जो जो सब्जेक्ट चल रहे हैं वो दिखेंगे। मैथ्स में जाना, मैथ्स पे क्लिक करते ही आपको सारे चैप्टर्स दिखेंगे और आपको सब कुछ माय कोर्सेज के अंदर ही मिलेगा, पुरानी क्लासेस, उनकी पीडीएफ्स, उनके नोट्स, सब चीजें। तो उसको माय कोर्सेज को अच्छे से देखो, उसके अंदर सब कुछ है ना, वो आपको मिलेगा और वहां से आप पुरानी क्लासेस देख लोगे, ठीक है। तो यहां पे अपना रेशो प्रपोर्शन का भी एक पैटर्न खत्म हुआ है ना। कल हम इसके आगे बढ़ेंगे और कल इवारती जो प्रश्न होते हैं ना, लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कल वो शुरू करेंगे। फिर एक दो क्लासेस में वो खत्म होगा, फिर थोड़ा हाई लेवल का आएगा। तो हर चीज स्टेप बाय स्टेप चलेगी। आपसे बस छोटा सा निवेदन रहेगा कि रेगुलर रहिए, है ना, और रोज टाइम पर क्लास को स्टार्ट करिए। हर चीज आपको समझ में आएगी, है ना, पेशेंस रखिए, सब चीजें आपसे बनेंगी, ठीक है। माय कोर्सेस के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा और जो नहीं मिलेगा मतलब वो सब्जेक्ट। तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।